हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी जेई के बारे में। आईयूसीएल का एग्जाम तो हो गया है, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसकी कोई अपडेट होगी वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम वीडियो नंबर 3 देखते हैं और एनएचपीसी जेई का एग्ज़ाम आपका मैकेनिकल का है, वो 6 को होने वाला है, ठीक है, 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को होने वाला है। अब देखो, 140 क्वेश्चन आएंगे, 140 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीके के रहेंगे, और जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग रहेगा, वो 30 नंबर का रहेगा, रीजनिंग वो भी 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 80 क्वेश्चन जो होंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल होंगे। तो लगभग टेक्निकल में कम से कम आपको 60 का एवरेज तो करना ही करना है, 60 नंबर तो लेके आने ही आने हैं, ठीक है, लगभग लगभग। तो भाई देख लेना, टॉप वीडियोज़ हैं मेरी बहुत सारी। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपकी मेहनत करने के लिए, मतलब ये है कि आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ मेहनत करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्रिटिकल रेडियस ऑफ हॉलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज। खोखले सिलेंडर के लिए क्रांतिक क्रिटिकल त्रिज्या को किससे परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, बताइए, आप साथ में बता सकते हो आंसर। आउटसाइड रेडियस विच गिव मैक्सिमम हीट फ्लो, आउटसाइड रेडियस विच गिव मिनिमम हीट फ्लो, इनर रेडियस विच गिव मिनिमम हीट फ्लो, इनर रेडियस विच गिव ए मैक्सिमम हीट फ्लो। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? हीट ट्रांसफर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। आउटसाइड रेडियस विच गिव मैक्सिमम हीट फ्लो, ठीक है। बाहरी त्रिज्या जो अधिकतम ऊष्मा प्रवाह देती है, बाहरी त्रिज्या होगी वो अधिकतम ऊष्मा प्रवाह देगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आपको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे ये रेडियस दे रखी है R1, यहाँ पे ये वाली, और ये R2 R दे रखी है, कैपिटल R, ठीक है। ये इंसुलेशन लगा दे रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। अब देखिए, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ स्फीयर, मतलब आप अगर हम स्फीयर की बात करें, गोले की बात करें, स्फीयर मतलब होता है क्या, गोला, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्फीयर की में क्या होता है, तो 2K/H डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। 2K/H होता है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की अगर बात करी जाए, सिलेंडर के इसमें से, तो K/H होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर ऑफ टाइप। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो, क्रॉस फ्लो और रेजोनेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब तुमको जो हीट एक्सचेंजर होंगे वो पढ़ने तो सब पढ़ेंगे, काउंटर फ्लो भी पढ़ना पड़ेगा, पैरेलल फ्लो, क्रॉस फ्लो, मतलब लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्रॉस फ्लो है, ठीक है। क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑटोमोबाइल में हीट एक्सचेंजर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। बाकी देखिए आगे, यहाँ पे ये है, इस टाइप का क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है जो कि ऑटोमोबाइल में। यहाँ पे देखिए हॉट फ्लूइड आपको पास कराया जाता है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हॉट फ्लूइड पास कराया जाएगा, ठीक है। और ये ट्यूब होंगी, ठीक है। और इसमें कोल्ड फ्लूइड मिक्स हॉट स्ट्रीम, मतलब कोल्ड फ्लूइड होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से आपका फ्लो कराया जाएगा, तब यहाँ पे हॉट फ्लूइड आउट होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। और रियल पिक्चर क्या है इसकी, रियल पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। फॉर ए क्लोज सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन। बंद सिस्टम के लिए सिस्टम में जोड़ी गई ऊष्मा और गैस द्वारा किया गया कार्य में अंतर परिवर्तन के बराबर होता है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, या फिर टेम्परेचर होगा? क्या हो जाएगा भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताइए सभी लोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, ठीक है, टीडी लगा दे रहा हूँ, टीडी मतलब थर्मोडाइनमिक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में क्या इक्वेशन बनती है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। ये डी यू है इंटरनल एनर्जी है, डी क्यू हीट फ्लो है, यहाँ पे ये वर्क है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम डी क्यू ऐसे लिखे रहने दो और माइनस करके अगर ये वर्क को हम इधर लेके आएंगे तो डी डब्ल्यू हो जाएगा
बराबर हो जाएगा डी यू, ठीक है, डी यू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनता है कि ये देखो फॉर क्लोज सिस्टम डिफरेंस दे रहा है बिटवीन द हीट एडेड, तो हीट एडेड हो गया, ये हीट एडेड हो गई, ठीक है, टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो डिफरेंस दोनों का हो गया, माइनस का मतलब डिफरेंस ही तो होता है। तो किसके बराबर होगा, ये इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी क्या होता है, एच बराबर होता है यू प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। एंड एंट्रोपी, ये एंथैल्पी होगी। एंट्रोपी क्या होता है, डी एस इजकल टू होता है डी क्यू अपॉन टी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो धीरे धीरे चल रहा हो ज़्यादा वीडियो तो भी बताना कि सर थोड़ा जल्दी कराइए। तो जल्दी कराने के लिए आप क्या करना है कि स्पीड को थोड़ा ज़्यादा कर लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं अभी। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फॉर मेजरिंग फ्लो, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया ये, ठीक है, देखिए मेजरिंग फ्लो वेंचुरीमीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन, मतलब हम यहाँ पे वेंचुरीमीटर द्वारा प्रभाव मापने के लिए इसमें स्थापित किया जाना चाहिए। तो किस में स्थापित करना चाहिए, वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, इंक्लाइंड विद अपवर्ड फ्लो, एनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, सही है भाई। सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब हम वेंचुरीमीटर को किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी लोकेशन में हम मेजरिंग कर सकते हैं, किसको, फ्लो को, डिस्चार्ज को। डिस्चार्ज होता है क्यू, डिस्चार्ज क्या होता है भाई, क्यू से हम डिनोट करते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेंचुरीमीटर में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी बना देता हूँ वेंचुरीमीटर, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये थ्रॉट होता है, ये तो आपको पता ही, ये थ्रॉट होता है, और ये क्या इसका होता है, ये D/3 होता है, क्या होता है, D/3, ठीक है। ये वाली जो लाइन, ये वाली जो है वो क्या होती है, कन्वर्जेंटिंग पाइप होता है, कन्वर्जेंटिंग पाइप होता है, ये डाइवर्जेंटिंग पाइप होता है, ये थ्रॉट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये पाइप अगर आपका बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाली जो डिस्टेंस मान लो हो गई, ठीक है, ये यहाँ तक थ्रॉट से लेके यहाँ से अगर यहाँ से लिया जाएगा तो ये कितनी ले जाएगी, 2.5D, 2.5D, ये याद रखना। अभी कन्वर्जेंट, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है, ये वेंचुरीमीटर बना रहा हूँ। अगर थ्रॉट अगर D/3 है तो कन्वर्जेंटिंग जो पाइप की लंबाई होगी वो 2.5D होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर माना जाएगा तो 7.5D मानेंगे इसको, ठीक है, 7.5D मानेंगे। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये LC है, कन्वर्जेंटिंग पाइप है, ये LD है, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि LC क्या है, LC कन्वर्जेंटिंग पाइप है वो छोटा है और LD बड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल होता है, एक एंगल कन्वर्जेंटिंग का एंगल जो होता है वो मैं एंगल आपको बता दूँ 15 से 20 होता है, ठीक है, 15 डिग्री से 20 डिग्री होता है। ये रिवीजन पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। और डाइवर्जिंग एंगल जो होता है, डाइवर्जिंग एंगल जो होता है ये वाला, तो ये जो एंगल जो क्या होता है भाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये होता है 5 से 7 डिग्री, ठीक है, 5 to 7 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डिस्चार्ज, अगर हम अगर वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है भाई, A1 A2 अंडर रूट में क्या होता है भाई, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम 2GH लेते हैं, यही होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 5, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लो ऑकरिंग इन ए पाइपलाइन व्हेन ए वॉल विद बीइंग ओपन इज, जब एक वाल को खोला जाता है तो पाइपलाइन में होने वाला प्रभाव होता है, ठीक है भाई। अगर हम वाल्व को अचानक खोल दें, ठीक है, वाल्व को अचानक, जैसे मान लो ये पाइपलाइन है आपकी, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई भी वाल्व लगा हुआ है इस तरीके से, और एकदम से इसको अगर हम खोल दें, ओपन कर दें, ठीक है, क्या है, ओपन कर दें, तो एकदम से ये है बहुत तेज़ निकलेगा इसमें से, ठीक है, बहुत तेज़ से पानी निकलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो, ठीक है, ध्यान रखना, अनस्टडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी डिफरेंट होगी, ठीक है, ध्यान रखना, अनस्टडी फ्लो लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द फ्लूइड फोर्स कंसीडर इन द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आर। तो देखिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में क्या क्या लिखते हैं, देखो पहले अगर सिंपली अगर लिया जाए तो हम जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें ग्रेविटी फोर्स लेते हैं, प्लस यहाँ पे प्रेशर फोर्स भी ले लेते हैं, प्लस क्या लेंगे, विस्कस फोर्स भी ले लेंगे, ठीक है, और प्लस एफ कंप्रेसिबल फोर्स भी ले लेंगे, इस तरीके से लेंगे। मतलब लेकिन अगर नेवियर स्टोक की बात करी जाए, नेवियर स्टोक में, तो नेवियर स्टोक में क्या लेंगे भाई, एफ जी लेंगे ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, प्लस एफ वी लेंगे, प्लस एफ क्या लेंगे, पी लेंगे प्रेशर फोर्स। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, ग्रेविटी हो गया भाई, ठीक है, प्रेशर हो गया और विस्कस हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी जो लिखा है विस्कस फोर्स, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। जब बर्नौली इक्वेशन आप पढ़ोगे ना तब पता चला। बर्नौली इक्वेशन में देखो क्या होता है, क्या इक्वेशन है, जेड प्लस पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। ये सारे एनर्जी हेड होते हैं, ये डेटम हेड होता है, ये डेटम हेड है, ये प्रेशर हेड है, ये वेलोसिटी हेड है, ठीक है, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए ये सब एनर्जी हेड है। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखेंगे भाई। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से मतलब टाइपिंग करी है, करीबन ये मैंने खुद टाइप किया है और इसकी PDF में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इस PDF का करूँगा क्या, मतलब बात ये होती है आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कोई कैसे करे, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब देखो फ्री में कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए तो तुमको भी थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी चाहिए। एक क्लिक करने में क्या जा रहा है आपका, कुछ तो नहीं जा रहा है ना, क्लिक करने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। आप तो क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर देना बाद में, एक कोई भी ग्रुप है उसमें शेयर कर देना, तो हमारे भी व्यू बढ़ जाएंगे, जिससे क्या है हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई आगे, ए सॉलिड शाफ्ट कैन रजिस्ट ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ 3 kN एंड ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ 6 kN टुगेदर, देन द मैक्सिमम टॉर्क देन दैट कैन बी अप्लाइड इज। एक ठोस शाफ्ट 8 kN बेंडिंग मोमेंट और 6 kN ट्विस्टिंग मोमेंट को सहन करता है, इस पर प्रायोजित आघूर्ण टॉर्क होगा। भाई कैसे करेंगे इसको बताइए। तो देखो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, मैक्सिमम टॉर्क का, मैक्सिमम टॉर्क TE, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला TE अंडर रूट में क्या होता है, T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बेंडिंग मूवमेंट का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे भाई 3 की जगह पे आप 8 कर लेना, ठीक है, 3 की जगह पे 8 है, ठीक है, 3 की जगह पे 8 है, तो 8 देखो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 है, ट्विस्टिंग मूवमेंट 6 है, तो यहाँ पे ये हो गया। हम वैल्यू रखेंगे अंडर रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे हम करेंगे 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पे है 36, ठीक है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई 100, तो 100 से अगर बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, जो कि 10 आंसर इसका हो जाएगा B kN। समझ में आ गया। तो आपको ट्विस्टिंग ये जो है ना मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अंडर रूट में T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, जो कि सोम का है, ठीक है, ये याद होना। चलिए और हाँ एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो बैकग्राउंड जो ब्लू लिया है उसका अगर कैसा रखना है, ये सही है या फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं फिर टाइपिंग दूसरे पेज में कर लूँगा आपकी सहमति से। चलिए आगे बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग, बताइए भाई। फॉर डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलर थ्योरी, डक्टाइल सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त विफल सिद्धांत कौन सा है, बताइए। डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सा होता है बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ थ्योरी होता है, शियर स्ट्रेंथ थ्योरी होता है। तो देखो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होगा, ठीक है, या कूलम्ब और गैस थ्योरी, ठीक है, कूलम्ब और गैस थ्योरी भी हम कह सकते हैं, कूलम्ब लिख लेना, कूलम्ब और गेस्ट GUEST गैस थ्योरी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर बात करी जाए एक और चीज़ की, यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करी जाए ब्रिटल मटेरियल के लिए, किसकी, BRITTLE, ब्रिटल मटेरियल की अगर बात करी जाए तो वो कौन सी थ्योरी होगी, वो होगी रैंकाइन थ्योरी, ठीक है, रैंकाइन थ्योरी, याद रखना रैंकाइन थ्योरी होगी। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ थ्योरी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करी जाए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होगी जो कि कूलम्ब और गैस थ्योरी है। दूसरा अगर रैंकिन थ्योरी की बात करी जाए तो वो होगी ब्रिटल मटेरियल के लिए जो कि क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग। बताइए भाई, बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताइए भाई, सभी लोग आंसर बताया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखो स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग देखो बहुत टाइप की होती हैं। देखो एक तो होती है अपनी स्पॉट वेल्डिंग, मैं एग्जाम्पल बता दूँ, स्पॉट वेल्डिंग हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखो कौन सी हो जाएगी, सीम वेल्डिंग हो जाएगी, सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग होगी। उसके बाद देखो प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो जाएगी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और कौन सी हो जाएगी, बट वेल्डिंग, अपसेट वेल्डिंग, ठीक है, बट वेल्डिंग हो जाएगी। और अपसेट, अपसेट हो गई। तो ये फ्लैश बट वेल्डिंग हो गई, ठीक है। जिस तरीके की ये वेल्डिंग होगी जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और वेल्डिंग के क्वेश्चन भी ये मत सोचना कि एनएचपीसी का एग्जाम वेल्डिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, आते हैं सब में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में सबसे ठोस कंपोनेंट निर्माण होता है, डाई कास्टिंग में, हॉट रोलिंग में, एक्सट्रूजन में, या फिर फॉर्जिंग में। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, किस में सबसे अधिक जो ठोस है ना, सॉलिड एकदम कंपोनेंट हमें प्राप्त होते हैं, तो फॉर्जिंग में, ठीक है। अगर कोई मटेरियल को हम अगर कोई मटेरियल को हम क्या करेंगे, मान लो ये फायर चल रही है, ठीक है, इसमें कोई प्रोडक्ट हमने डाल दिया, ठीक है, ये, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको गर्म किया, ठीक है, गर्म करने के बाद इधर ले गए आए और इसको हमने खूब पीटा, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इसको खूब पीट रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा फॉर्जिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। 11 में देखिए, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब कह रहा है कि निर्वहन डिस्चार्ज गुणांक की तुलना में वेग गुणांक का मान कितना होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, इज मोर, मतलब अगर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यू बता दे रहा हूँ। देखो सी डी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, सी डी की वैल्यू की, तो ये होगी 0.67, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। सी वी की अगर बात करूँ तो सी वी की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.97, ठीक है। और यहाँ पे सी की बात करी जाए, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कि है 0.62 से लेके 0.64, ठीक है। ये वैल्यू लिख लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सी डी इजकल टू सी सी इंटू सी वी, तो ये याद रखना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है ये। और चलिए आगे देखिए, द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर ए सर्कुलर पाइप ऑफ ए डायमीटर डी रनिंग फुल इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पढ़ लेना, ये पाइपलाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होती है भाई, देखो आपकी कोई भी पाइपलाइन है जिसमें देखो पूरा पानी भर के चल रहा है, ठीक है, तो ये डायमीटर अगर डी माना जाए तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे D/4, ठीक है, ध्यान रखना D/4 हो जाएगा। तो ये आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई, इन ए कपलाइन टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स आर जनरली ऑफ ए ऑर्डर, मतलब कपलाइन टर्बाइन में सामान्यतः ब्लेड की संख्या किस प्रकार में होती है। बताइए भाई, सभी लोग आंसर बताइए क्या आंसर होगा करेक्ट। कि कपलाइन टर्बाइन में देखो, कपलाइन टर्बाइन में जो नंबर ऑफ ब्लेड की संख्या होती है किस क्रम में होती है, 4 से क्या होती है, 4 से 8, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा 4 से 8। और अगर हम बात करें किसकी, फ्रांसीसी टर्बाइन की, फ्रांसीसी टर्बाइन की अगर बात करें तो उसमें क्या हो जाएगी 16 से 24, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, तो याद रखना इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 14 देखेंगे।
14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूइड। विस्कस मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड अगर हम यूज़ करें तो कौन से वाले पंप में करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो नहीं करेंगे, स्क्रू रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी नहीं कर पाएंगे, जेट पंप में भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो जेट तो बहुत वैसा होता है, स्क्रू पंप में करेंगे। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। और देखो अगर हमें मड हो गया, कीचड़ बोलते हैं इसको, ठीक है, कीचड़, और बहुत ज़्यादा थिक मतलब बहुत ज़्यादा थिक विस्कस फ्लूइड होता है, तो उसके लिए हम कौन सा इम्पेलर यूज़ करेंगे, ओपन इम्पेलर, ओपन इम्पेलर। ठीक है, इसके जो पंप के अंदर जो लगता है ना वो इम्पेलर होता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। और डीजल पेट्रोल जो होते हैं ना, डीजल पेट्रोल वो क्लोज इम्पेलर पर लगते हैं। ठीक है, क्लोज इम्पेलर लगता है उसमें डीजल पेट्रोल में। ठीक है, उसमें पंप यूज़ होता है ना उसमें क्लोज इम्पेलर होते हैं, ध्यान रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है। इन स्टील मेनली एलॉय काउजिंग कॉरोजन रेजिस्टेंस इज। स्टील में जंग प्रतिरोधकता प्रदान करने वाली मुख्य मिश्र धातु क्या है, बताइए भाई। अगर हमारे पास कोई भी स्टील का टुकड़ा है, ठीक है, हम इसमें क्या मिलाएंगे कि इसमें जो जैसे मान लो ऑक्सीजन है O2 या फिर N2 है, इसमें ये क्या करेंगे, इसमें इफेक्ट ना करें, ठीक है, ऑक्साइड ना बनाएं, तो इसके अंदर हम क्या चीज़ मिलाएंगे स्टील के टुकड़े में, ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, तो क्या मिलाएंगे इसमें, हम क्रोमियम मिलाएंगे। तो क्रोमियम मिलाएंगे तो क्या होगा इसमें कि इसमें जो जंग है वो नहीं लगेगी, ठीक है, कॉरोजन नहीं लगेगा। चलिए, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं। आप प्रीवियस ईयर की जो वीडियो हैं ये मत देखिए, वो इंडियन ऑयल की वीडियो हैं या फिर अलग एग्जाम की, कोई सी भी एग्जाम के खोल के बैठोगे वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बस क्या है, स्पीड मोड में चला लेनी है, 2x स्पीड में, तो आपको रिवाइज कर लेना है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द टीयरिंग efficiency of rivet joint is 60%, the ratio of rivet hole diameter to the pitch rivet। अब देखो इफ़िशेंसी आपको दे रखी है, यहाँ पे इफ़िशेंसी दे रखी है 60%। ठीक है, पूछा क्या है आपको, पूछा क्या है बताइए। यहाँ पे रिवेट होल डायमीटर टू द पिच ऑफ रिवेट, ठीक है, आपको पूछा है, देखो यहाँ पे डी बाई पी। देखो फॉर्मूला जो होता है वो टीयरिंग इफ़िशियंसी ऑफ टीयरिंग, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ़िशियंसी ऑफ टीयरिंग बराबर होता है, यहाँ पे वो होता है P माइनस डी अपॉन P। ठीक है, मैं इसको आगे लिख दे रहा हूँ ऐसे करके। यहाँ पे इसका अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो 60/100 रखूँगा, क्योंकि 60% है। ठीक है, बराबर यहाँ पे P माइनस डी बाई डी। ठीक है, इतना कर दिया, 0 से 0 काटा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 आ गया। डी का इधर गुणा करूँगा तो 3D हो जाएगा, और इधर गुणा करूँगा 5 का तो 5P माइनस 5 एक मिनट रुकना, 5D। ठीक है, अब 3D ये लिखा हुआ है, 5D ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 5D इधर लेके आऊँगा और 5P में से ये 3D घटा दूंगा, तो कितना बचेगा, क्या हो रहा है, ये तो थोड़ा गलत हो गया क्या, सही हो रहा है। देखो भाई 3P सही है कि नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई। इफ़िशेंसी हमारी दे रखी है, देखो इफ़िशेंसी 60 दे रखी है। ठीक है, इफ़िशेंसी 60 दे रखी है, आपको पूछा है वही, वो पूछा है डी बाई पी का रेशियो पूछा है। तो इफ़िशेंसी इजकल टू जब निकालेंगे टीयरिंग इफ़िशेंसी, तो फॉर्मूला होता है P माइनस डी बाई पी। ठीक है, अब हम आगे देखिए, इफ़िशेंसी हमने 60 रख दी, 60% है हमारे पास, इजकल टू यहाँ पे 60% रखी है तो 60/100 कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 60/100, यहाँ पे देखिए मैं सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ लेना, यहाँ पे मैंने क्या किया, एफिशिएंसी को ना 60 लिख दिया, 60%, तो 60/100 कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, बराबर P माइनस डी रखूँगा अपन P रखूँगा, 0 से 0 कटा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा, 3P बराबर 5P माइनस 5D। ठीक है, अब देखिए 5D है ना, उसको मैं इधर लेके आता हूँ, 5D बराबर 5P में से तो 2P बचेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हो क्या जाएगा एक्चुअली में, डी बाई पी अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे डी बाई पी अगर निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/5, और इसमें भाग दूंगा मैं तो कितना बचेगा, 5 का 2 में भाग दूंगा तो 0.5 चौक के 20, ठीक है। तो 0.4 आ जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टीयरिंग एफिशिएंसी होती है वो P माइनस डी बाई पी होती है, ध्यान रख लेना। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। चलिए समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक है। देख लेना एक बार इस तरीके के क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट ए रिवर्सेबल साइकिल। बताइए भाई कौन सा साइकिल रिवर्सेबल साइकिल नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें से कौन सा रिवर्सेबल साइकिल नहीं है। तो कार्नोट साइकिल, एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, जूल साइकिल, ये सारे के सारे हैं जो रिवर्सेबल साइकिल हैं, ठीक है। ओनली ए या फिर ओनली बी सब कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा भाई नन ऑफ दिस। ये सारे के सारे हैं वो रिवर्सेबल साइकिल हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये हो जाएगा ई आंसर इसका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स आर। क्या होगा ये, पाथ फंक्शन होंगे या फिर पॉइंट फंक्शन होंगे, साइक्लिक फंक्शन होंगे, फिर रियल फंक्शन। तो सारी चीज़ें क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन है। ध्यान रखना इसको, पॉइंट फंक्शन है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि ये आप क्या है अपने नोट्स में देख लेना भाई कि हमको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एनएचपीसी का मतलब क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर, कौन सी ईयर में मतलब ये मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, बताइए। 1960 में, ये एक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। 1975 या फिर 1980 या फिर 1995, ठीक है। बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाई 1975, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, हेडक्वार्टर भाई सबको पता होना चाहिए एनएचपीसी का, वो है फरीदाबाद में, फरीदाबाद में है, ठीक है, फरीदाबाद में है। और इसकी जो इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है। और चेयरमैन कौन है इसके, चेयरमैन वो देख लीजिए, चेयरमैन लिख लो, ठीक है, चेयरमैन लिख लो। तो अभय कुमार सिंह, ठीक है, कौन है भाई, अभय कुमार सिंह, ABHAY, अभय कुमार सिंह, ये याद रखना है इसको। अब देखिए लास्ट जो 20 वाला जो क्वेश्चन है, आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इफ़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिखा, तो हाउ को कैसे लिखेंगे, ये हाउ है ना, इसको कैसे लिखेंगे, बस ये बताना है भाई। और वीडियो कैसा लगा भाई, मतलब थोड़ा सा मैंने कम एफर्ट किया है इस वीडियो में, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे और थोड़ा सा आपको और बताना चाहिए था, ठीक है। तो बताना भी कैसा लगा, और आप बने रहिएगा चैनल में, सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना, ठीक है। और देखो PDF विद आंसर मैं इसको अपलोड कर दूंगा एक दिन बाद, ठीक है। सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें क्या है कि कोई भी अपडेट होता है, चाहे इंडियन ऑयल का अपडेट हो, चाहे कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन हो, वहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाती है, ठीक है। टेक्निकल वाले जो भी हैं, चाहे वो उन्होंने बीटेक करा हो, चाहे वो डिप्लोमा के हों किसी भी ब्रांच के हो, फिर ITI के, ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, कल दूसरे 20 क्वेश्चन और करेंगे इंपॉर्टेंट जो भी लगेंगे मुझको, ठीक है। चलिए भाई।